हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो प्रीवियस ईयर जेईई में आए हुए थे। ओके, आज के इस वीडियो में हम थोड़े और नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास आज क्वेश्चन और क्या डिस्कस करना है हमें, हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो के साथ बने रहिए, आपको कुछ नया कंसेप्ट आज भी सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 1/5 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 1/10 होल रेज़ टू द पावर 55। क्या पूछा है हमसे? तो हमसे ये पूछा है कि अगर मेरा ये एक एक्सपांसन है या एक एक्सप्रेशन है, जब मैं इसे एक्सपैंड करूँगा, एक्सपांसन मतलब जब मैं इसे क्या करूँगा, एक्सपैंड करूँगा, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा है। मतलब कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो रैशनल आएंगे। हमें पता है रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है। तो रैशनल वो वैल्यूज़ होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट अगर हम उसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो कैसे अप्रोच करें हम क्वेश्चन को? कुछ नहीं, हमें नया कुछ भी नहीं करना है, हमें करना वही है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। मतलब हम इस एक्सप्रेशन के जनरल टर्म की बात सोचते हैं कि अगर मैं इसे एक्सपांड करूँगा तो मैं कैसे एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बोला है कि 2 रेज़ टू द पावर 1/5 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 1/10 होल रेज़ टू द पावर 55 का एक्सपांसन करें और इस एक्सपांसन से नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स को कैलकुलेट करें। तो हम इसके जनरल टर्म को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, और n की वैल्यू है यहाँ पे 55, देन 55 CR एंड a रेज़ टू द पावर n माइनस r, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 1/5 का पावर क्या आएगा, 55 माइनस r इंटू 3 इंटू 1/10 रेज़ टू द पावर r। ये कुछ नहीं, वही जनरल टर्म है जो हम अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं, तो मैंने उसे उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, नाउ जब मैं इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये वाला टर्म हमारा आएगा कैसे, तो दैट इज r इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 55, इसे मैं 55 CR ही रहने देता हूँ। इस टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 55 माइनस r अपॉन 5, और इस टर्म को मैं ले सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर r/10। सो बेसिकली दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन और जनरल टर्म फॉर द एक्सपांसन ऑफ दिस। अब यहाँ पे आप चाहो तो r की वैल्यू 0 से लेकर 55 तक रखते जाओ तो सारे टर्म्स हमको मिल जाएंगे। बट हमें अपने क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, रैशनल टर्म्स हमें ढूंढने हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ रैशनल टर्म? तो किसी भी टर्म की डिग्री अगर एक इंटीग्रल वैल्यू होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो हमारा एक रैशनल टर्म होता है। क्योंकि 2 और 3 कैसे नंबर्स है, मेरे प्राइम नंबर्स है। मतलब 2 को मैं स्क्वायर रूट में लेके जाऊंगा तो वहाँ से हमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ वाई अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन से मैं रैशनल टर्म्स को निकालूँ तो मेरा लॉजिक क्या बोलता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों हमेशा क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को इंटीजर होने की कंडीशन क्या है? कहने का मतलब मेरा r/10 इंटीजर होना चाहिए और 55 माइनस r/5 की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस टर्म को इंटीजर मतलब r/10 को इंटीजर होने के लिए r शुड बी द मल्टीपल ऑफ 10। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 10 होने चाहिए। और एक लिमिट भी है हमारे पास, क्या कि मैं r की वैल्यू 0 से 55 के बीच में ही सोच सकता हूँ, उसके बाहर जाकर नहीं सोच सकता हूँ। ओके, so what is the possible value of r depending upon this condition? What is the possible value of r depending upon this condition? So that value is equal to, या तो मैं इसे 0 ले सकता हूँ
या तो मैं 10 ले सकता हूँ, या तो मैं 20 ले सकता हूँ, या तो मैं 30 ले सकता हूँ, या तो मैं 40 ले सकता हूँ, या तो मैं 50 ले सकता हूँ। क्या मैं 60 ले सकता हूँ? तो नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आर की लिमिट कितनी है? 55 तक ही है, जो कि 10 के मल्टीपल्स के बाहर हो जाएगा 60, इसीलिए मैं उसे कंसिडर नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या चीज़ें समझ में आ रही है हमको कि आई कैन टेक ओनली दीज वैल्यूज़ ऑफ आर। सो जब मैं आर की ये वैल्यूज रखूँगा तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा? एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को भी रैशनल बनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये टर्म भी मेरी इंटीजर होनी चाहिए, और इंटीजर होने का मतलब है 55 माइनस आर शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे आर क्या लेना पड़ेगा मुझे? तो ऑब्वियस सी बात है, एक रीजन मुझे ये मिल गया तो मेरी वैल्यू इन्हीं सभी में से कुछ हो सकती है, इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि उसके बियॉन्ड जब भी वैल्यू मैं लूँगा, मतलब अगर मैंने मान लो यहाँ पे 10 ले लिया, 10 की जगह पे 8, 9 या 11, 12 ऐसी कोई वैल्यू ले ली, तो ये इंटीजर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब वो मेरी रैशनैलिटी कंडीशन को फिर उस समय क्या करेगा? वैनिश कर देगा। तो इसका मतलब वो मैं ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे जब भी वैल्यू लेनी पड़ेगी इन्हीं सबको लेनी पड़ेगी। तो चेकआउट कर लेते हैं हम कि क्या मैं इन सारी वैल्यूज़ को रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या ये नंबर्स मेरे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, आर 0 रखेंगे तो 55 माइनस 0 इज़ 55 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। मतलब आर का कोई भी टर्म जो प्रोडक्ट ऑफ 5 हो, अगर मैं उसे यहाँ पे पुट करता हूँ तो उनका डिफरेंस भी प्रोडक्ट ऑफ 5 आएगा, एंड दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। सो ये सारे नंबर्स हमको क्या दिख रहे हैं? तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं, और जिसे मैं यहाँ पे जब भी पुटअप करूँगा तो न्यूमरेटर मेरा जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, और मल्टीपल ऑफ 5 आने की वजह से ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म मेरी इंटीजर आ जाएगी। सो दीज ऑल वैल्यूज़ आर एप्लीकेबल इन दिस केस। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ आ रही है? 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर यही इन्हीं 6 वैल्यूज़, इन्हीं 6 वैल्यूज़ के लिए ये जो एक्सप्रेशन है मेरा रैशनल वैल्यू देगा। बाकी मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन इसमें क्या हो जाएगा? मेरा इरेशनल जरूर हो जाएगा। सो द माई आंसर इज देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से टर्म्स? रैशनल टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू 6। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर देता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पता चल गए हैं। सो बाकी इसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इरैशनल होंगे। और हमें क्या दिख रहा है कि अगर मेरा रेज टू द पावर 55 है तो देयर आर 56 नंबर ऑफ टर्म्स, और 56 नंबर ऑफ टर्म्स होने की वजह से 56 में से 6 को मैं माइनस कर लूँगा तो नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स कितने आएंगे? सो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें इरैशनल पूछा गया, वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर हमें पूछा गया तो हम 56 माइनस 6 मतलब 50 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज योर 50। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ रैशनल टर्म इज 6 एंड नंबर ऑफ इरैशनल टर्म इज 50। सो दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में समझाने का मतलब, इस क्वेश्चन को लेने का रीजन ही यही था कि हमें रैशनल और इरैशनल टर्म्स कभी ऐसे पूछ दिए जाए तो हमें उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे सॉल्व करना है। और लॉजिक क्या अप्लाई करनी है कि मेरी जो डिग्री होती है, ये वाली डिग्री हमेशा कैसी आनी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया हमें? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15 इन दिस एक्सपांसन। अगर ये मेरा एक एक्सपांसन है तो इसमें x रेज टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट कितना होगा? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें हम? क्या मैं इसे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 15 का एक्सपांसन लगाऊं, फिर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 16 का एक्सपांसन लगाऊं, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 17 का एक्सपांसन लगाऊं, टिल कहाँ तक? 30 तक, और उन सभी में से मैं एक्स रेज टू द पावर 15 की टर्म ढूंढूं और सबको ऐड कर दूं? तो यस, करना तो कुछ वैसा ही है हमको, लेकिन मुझे सारे टर्म्स नहीं लेने हैं, मुझे सिर्फ कौन से टर्म्स की बात याद रखनी है? तो मुझे सिर्फ एक्स रेज टू द पावर 15 वाले टर्म्स की बात याद रखनी है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, जो कि मुझे गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 15 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 16 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 17
एंड शो ऑन टिल 1 + x⁻³ 30। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ से अपने x⁻15 के कोएफिशिएंट की बात करूँ तो क्या होगा? क्या हमें अपने जनरल टर्म की बात पता है? तो कुछ ना कुछ जैसा यहाँ पे लगा रहा हूँ वैसे ही जनरल टर्म यहाँ पे भी लगेगी। और अगर हम इसको ध्यान से समझें तो 1 + x⁻15 में x⁻15 वाला टर्म जो आएगा वो कैसे आता है? तो मैं एक बार फिर से अपने TR+1 के एक्सप्रेशन को लिखता हूँ ताकि हमारे कंसेप्ट में डाउट ना रहे। तो b की जगह पे कौन है मेरा? x, और b की पावर r, मतलब x की पावर 15 चाहिए हमको। सो व्हाट इज बेसिकली r इन दिस केस? 15। क्या होगा r मेरा? 15 होगा अगर मैं पहले वाले एक्सपेंशन की बात करूं। सो x⁻15 इज बेसिकली योर 16th टर्म। मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या आता है? NCR। मतलब ये आना चाहिए, अगर मैं पहले वाले टर्म की बात करूं तो वो 15C15 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 15C15 आनी चाहिए। a की वैल्यू इस केस में 1 है, इसका मतलब ये वाला टर्म मेरा 1 हो जाएगा। तो इस वाले एक्सपांसन में मेरे x⁻15 के कोएफिशिएंट की टर्म जो आएगी वो आएगी 15C15। एनी डाउट? अगर इसमें कोई डाउट है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही हमारा की पॉइंट है। क्या है? एनी जनरल टर्म कैन बी रिटन एज दिस, और उस जनरल टर्म में मुझे b⁻r बेसिकली x⁻15 की बात करनी है, जहाँ पे x मेरा क्या है? b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब x⁻15 की बात करनी है तो r मेरा क्या होता है? यहाँ पे जो r है वो यहाँ पे जो पावर होती है वही चीज़ आती है। ठीक है, n मेरे इस केस में कितनी है वैल्यू? 15। नाउ अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, देन यू कैन सिंपली से दैट इन दिस एक्सप्रेशन 16C15 इज योर द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻15। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में 17C15 एंड शो ऑन टिल कहाँ तक? 30C15 तक होगी। तो जब हम इन सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ये जितने भी कोएफिशिएंट है। अब हम इसे ऐड कैसे करें? क्या मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ? क्या मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ हर की और फिर ऐड करूँ? तो जी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा। तो आज मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्या होता है NCR + NCR-1 दिस इज इक्वल टू होता है मेरा n+1 CR। यू कैन प्रूव दिस। NCR का फॉर्मूला क्या होता है हमें वो पता है। जब हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ रिलेशन ऐसी आती है। लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के पीछे? देखो, क्या ये NCR है? मतलब अगर मेरे C के ये वाले टर्म सेम रही तो डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर नहीं, या इसका सफिक्स बोलूँ मैं, तो ये R है और ये R-1 है, तो कौन सी सफिक्स बच जाती है? तो जो बड़ी वाली R और R-1 में से जो बड़ी होगी वो वाली सफिक्स यहाँ पे बच जाएगी। कैसे मैं इंप्लीमेंट करूँगा यहाँ पे? तो अभी देखो मैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ। ओके, उससे पहले हमने एक चीज़ और देखी हुई है कि मेरे NCN की वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्या NCN की वैल्यू क्या होती है मेरी? 1 होती है, हम पहले भी देख चुके हैं। इसका ये मतलब है कि मेरे इस 15C15 की वैल्यू भी 1 होगी और 16C16 की वैल्यू भी 1 होगी। क्या ये बात सही है? NCN करने का मतलब यहाँ के टर्म अगर सेम होगी तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। सो इस 15C15 को मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ एंड दैट 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 16C16। क्या मैं ले सकता हूँ इसे 16C16? इसका मतलब मैं इस टर्म को चेंज कर रहा हूँ इन 16C16 में, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ कैसा हो जाएगा? तो एक्सप्रेशन मेरा 16C16, ये टर्म एज इट इज़ लिया मैंने, 16C15 फिर 17C15 एंड शो ऑन टिल कहाँ तक? 30C15 तक। ओके, ये बहुत एक की स्टेप है। अगर ये स्टेप हमें समझ में आ गई तो समझ लो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, नाउ
अब थोड़ा इन दोनों को हम ध्यान से समझते हैं। क्या है ये? क्या ये 16C16 प्लस 16C15 है? कुछ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चल रहा है ये। NCR और NCR-1, N की जगह पे 16, R की जगह पे भी 16 और ये -1, R-1 करूँगा तो 16 - 1 15। तो ये वाली टर्म क्या इस फॉर्मूले से सेट होती हुई दिख रही है? तो दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, तो मुझे n जो है उसे एक इंक्रीज़ कर देना होगा और इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो ले लेना होगा। तो यहाँ पे 16 और 16 है तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 17 कर दूँगा और इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उसे मैं कंसिडर कर लूँगा। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 17C16। नेक्स्ट टर्म इज 17C15 एंड शो ऑन टिल 30C15 तक। ओके, नाउ ये वाली स्टेप को हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब इन दोनों को देखो, क्या ये भी कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, मतलब इसी फॉर्मूले को सेट करता हुआ दिख रहा है? यस। तो 17C16 प्लस 17C15 को मैं लिख सकता हूँ 18C16। सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हेयर, तो आई एम ऑब्जर्विंग हेयर दैट कि हर एक स्टेप में मेरे C के साथ में ऊपर में जो टर्म लगी हुई वो एक इंक्रीज हो जाती है और हमेशा ये जो पार्ट है वो हमेशा क्या आ रहा है, मेरा 16 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पहले जो टर्म आएगी वो 30C16 आएगी। सो फाइनली इन सब का जो रिजल्ट आएगा दैट कम्स आउट टू बी 31C16 होगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और की कंसेप्ट है जिस पे हमको क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगर हमें ये JEE या नीट में नहीं पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हमको अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो हमें उससे थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो एक बार अच्छे से इस सॉल्यूशन को वॉच करो, अच्छे से इस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें। अगर आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आई विल सॉल्व द क्वेरी फ्रॉम देयर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज मिलती रहे। ओके, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और कुछ बाइनोमियल थ्योरम्स पे बात करेंगे और फिर हम कुछ नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।